नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 जो हमने कर लिया था, और चैप्टर नंबर 5 क्या था, वो था राइज ऑफ एम्पायर के बारे में, है ना। राइज ऑफ एम्पायर ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में। एक बार मैं समरी आपको दे देती हूँ। राइज ऑफ एम्पायर कहाँ से स्टार्ट किया था हमने। स्टोन एज थी वो, हमने जो कि 6th क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद हम आईवीसी पे आ गए थे। आईवी से हमारे जो है जनपदास जो हैं वो बने थे, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा जनपदास जो है वो महाजनपदास बन गए थे। टोटल 16 महाजनपदास थे। वो सारे महाजनपदास जो हैं एक एम्पायर में कन्वर्ट हो गए थे, जिसका नाम था मगध। मगध एम्पायर था। स्टार्टिंग किसने की थी? अजाद शत्रु ने। अजात शत्रु ने जो है ये कंसोलिडेट करने की इसकी स्टार्टिंग की थी। और इसके बाद जो है फर्स्ट डायनेस्टी जो आई थी वो थी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है, और इसके फर्स्ट रूलर कौन थे? महापदम, ठीक है। महापदम जो है उन्होंने जो है नंद डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी। लास्ट रूलर कौन थे नंद डायनेस्टी के? ही वाज द फर्स्ट, और लास्ट था धनानंद, जो है हमने जिसके बारे में लास्ट चैप्टर में स्टोरी पढ़ी थी कि जो विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य जो हैं, उनकी इन्होंने इंसल्ट कर दी थी। और इंसल्ट करने के बाद जो है विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य ने जो है वो प्रण लिया था कि ये जो है इनका जो एम्पायर है इसको खत्म कर देंगे, है ना। फिर कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों ने मिलके जो है धनानंद जो है उनको मार दिया था। नंद डायनेस्टी का जो है एंड हो गया था, और एक नई डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और नई डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। उसके बाद इनके ग्रैंडसन के बारे में हमने पढ़ा था, अशोका, जो कि बोला जाता है कि सबसे महान रूलर था। आज भी वन ऑफ द महान रूलर्स अशोका के बारे में हम जानते हैं। कलिंगा का एक युद्ध हुआ था, कलिंगा वार हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने क्या कर लिया था? पीस को चूज कर लिया था, और उसके बाद इन्होंने लड़ना छोड़ दिया था। फिर इनके जो हैं अशोका की फैमिली से ही अलग अलग रूलर आए। और लास्ट रूलर जो है, लास्ट रूलर वो था बृहद्रथ, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी का जो है लास्ट रूलर था बृहद्रथ। बृहद्रथ क्या था? ये भी जैसे कि नंद डायनेस्ट का धनानंद था, जिसको अपने ऐशो आराम से मतलब था, ऐसे ही बृहद्रथ भी हो चुका था, इसको भी अपने ऐशो आराम से मतलब था। तो इनके कमांडर इन चीफ ने ही इनकी जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। असैसिनेट कर दिया था इनको। और उसके बाद जो है एक और नई डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और उस नई डायनेस्टी का क्या नाम था? सुंग डायनेस्टी। तो आज हम ये देखेंगे कि जो मौर्याज हैं वो जब खत्म हो गए थे, इनका डिक्लाइन हो गया था, तो कैसे जो है उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट हुई। कैसे मौर्य जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर जो है वो कैसे डिमोलिश हुआ, और उसके बाद फिर से अ, ऐसा ही कोई एम्पायर आ पाया या नहीं आ पाया, या कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कुछ जो सवालों के जवाब हमें मिलेंगे वो कौन कौन से हैं? वो हैं, वाई इज द पीरियड दैट फॉलोड मौर्य एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो मौर्याज के बाद जो टाइम स्टार्ट हुआ उसको हम एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे हम। उसके बाद है कि व्हाट वर द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो पीरियड था,
तो इस ड्यूरेशन में जो है कौन सी वैल्यूज थे या प्रिंसिपल्स थे जिनको फॉलो किया उस टाइम के एम्परर्स ने, ठीक है। कौन सी वैल्यूज और प्रिंसिपल थे जिन्होंने इन एम्परर्स को, आने वाले एम्परर्स को क्या किया, गाइड किया। ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि भैया जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर्स एसिमिलेट इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, बाहर से लोगों ने जो है जो इंडिया पे हमला किया था, तो उनका जो है कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेशन हुआ और उनके आने से हमारी सोसाइटी में क्या कल्चरल कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला, ठीक है। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनके कल्चर में हमें हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भावेश और ध्रुव को हम जानते हैं, है ना। भावेश और ध्रुव जो है एक इतिहास नाम का डिवाइस है इनके पास, जो कि एक टाइम ट्रेवल डिवाइस है। तो ये क्या करते हैं, वो डिवाइस पहनते हैं और पास्ट में पहुंच जाते हैं। पास्ट में हमने देखा था ये मौर्य एम्पायर में पहुंच गए थे, राइट। तो उसके बाद जो है ये क्या क्या चीजें देखते हैं, ये देखते हैं कि जो लास्ट, ऑफ कोर्स ये कहाँ पे थे, ये पाटलिपुत्र में पहुंचे थे लास्ट, है ना। तो लास्ट मौर्य एम्पायर वाज emperor was assassinated around 185 BC। बृहद्रथ था लास्ट, जो मैंने आपको बताया, बृहद्रथ था। और ये 187 BC से 185 BCE तक रहा था, ठीक है। ही वॉज द बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है ये लास्ट एम्परर था मौर्य डायनेस्टी का। और 185 में जो है जो पुष्यमित्र शुंगा होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको असैसिनेट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो पूरा एम्पायर था वो ब्रेकअप हो जाता है। ओके। हार्डली हाफ ए सेंचुरी आफ्टर अशोका, एज वी मेंशन इन द लास्ट चैप्टर, अशोका के बारे में हमने देखा था, है ना। अशोका महान रूलर जिसने जो है पूरे इंडिया को क्या किया था, यूनाइट किया था। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है ये क्या थे, ये मौर्य एम्पायर के अंडर आ गए थे, ठीक है। आज प्रेजेंट डे की बात कर रही हूँ मैं ना। आज प्रेजेंट डे यहाँ पे पाक है, यहाँ पे अफगान है ये, और ये इंडिया पूरा, और ये सारा ये पोर्शन जो है किसने, अशोका के अंडर जो है मौर्य एम्पायर के अंडर आ गया था, ठीक है। और उसके अशोका के बाद केवल हाफ ए सेंचुरी, मतलब 50 ईयर्स तक और इन्होंने रूल किया होगा मौर्य डायनेस्टी ने। उसके बाद जो है क्या हुआ था, पुष्यमित्र शुंगा ने जो है लास्ट रूलर को मार दिया और ब्रेकअप हो गया इनके एम्पायर का। और बहुत सारे छोटे छोटे न्यू किंगडम जो है वो एमर्ज हो गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसी की हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये भी वीक हो गया था और एक्सपोजिंग इट टू इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। और जैसे ही पहले तो क्या था, पहले ये एक लाइक हमारा एक किंग जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे थे, ठीक है, जैसे अशोक का था या चंद्रगुप्त था। तो लेकिन फिर क्या हुआ, वो पावरफुल किंग को ही मार दिया गया या वो खत्म हो गए, अब है ही नहीं। तो क्या हुआ, हर यहाँ पे छोटे छोटे जो है किंगडम्स स्टार्ट हो गए, एम्पायर फिर से किंगडम्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी बहुत वीक वीक से एम्परर्स थे, एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड पावर नहीं थी। तो जो इधर से जो लोग थे सेंट्रल एशिया से, है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे इन्वेड करने के लिए जो इनको स्पेस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एरिया है इन्वेजन के लिए, लाइक इनके लिए काफ़ी इजी हो गया यहाँ पे आना, क्योंकि इनको जो है बफर जोन जो था एक, कि यहाँ पे एक अच्छा खासा साम्राज्य है, अच्छी खासी आर्मी है जो इनको रोक सकती है, तो वो अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। ओके। तो क्या हुआ कि एक्सपोज कर दिया ये वाला एरिया, जो एक्सपोज हो गया इन्वेजन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रिकॉग्निशन, ये हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। बाय सम स्कॉलर, कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो इसको एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एज द एग्जिस्टिंग रीजन्स वर बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यू किंगडम्स। क्योंकि पहले ये क्या था, पहले एक साम्राज्य था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अलग अलग साम्राज्य जो हैं वे यहाँ पे रीऑर्गेनाइज होने स्टार्ट हो गए,
ठीक है, एक कंसोलिडेटेड जो पावर थी वो खत्म हो गई और अलग अलग जो साम्राज्य हैं उनमें जो है ये बनने लग गया, साम्राज्य नहीं किंगडम्स आप बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे अलग अलग किंगडम जो है बनने लग गए, जिसके पास जैसे भी पावर थी उस हिसाब से सेंट्रल पावर जो थी वो जो है खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बोला गया। ओके, चलिए, तो ये हमने देखा था 185 तक, यहाँ तक कौन था, 185 तक कौन चल रहा था यहाँ पे, ये हमारा था मौर्याज, है ना। 321 से लगा लो, 321 से लेके और 185 तक ये हमारे मौर्याज थे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कौन आया अभी ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम ये एक टाइमलाइन बोला इन्होंने क्रिएट करेंगे, एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे हम, और ये टाइमलाइन क्या करेगी, फर्स्ट ईयर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी BCE, फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC एंड एंडिंग इन द लास्ट। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, एक इस इरा से इस इरा में हम जा रहे हैं, BCE से बिफोर क्रिश्चियन इरा, कॉमन इरा से हम कॉमन इरा में जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला चेंज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलें, तो जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो कौन आ गए थे पहले, तो यहाँ पे सब जगह ये पूरा क्या था, यहाँ से लेके सारा ये क्या था, पहले ये जो है ये पूरा ही मौर्य एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जैसे मौर्य एम्पायर खत्म हुआ तो रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और अलग अलग जो है किंगडम्स वो आ गए। तो जैसे यहाँ पे जो है सुंगाज आ गए, यहाँ पे छेदीज आ गए, ये यही वो जगह जहाँ पे कलिंगा लड़ा गया था, है ना, वॉर ऑफ कलिंगा, अशोका ने लड़ा था। यहाँ पे सातवाहनाज आ गए, ये आपका महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र कर्नाटका, यहाँ पे शाकाज आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे कुशानाज थे और यहाँ पे इंडो ग्रीक्स थे। ये कौन थे, कैसे थे, ये अभी हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये देखो छोटे छोटे अलग अलग किंगडम जो है बन के तैयार हो गए थे, रीऑर्गेनाइज हो रहे थे। द न्यू किंगडम्स नाउ compete फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल, अब ये भी आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, कुछ लड़ रहे थे, वॉरफेयर के थ्रू ले रहे थे, या फिर मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी ये कर रहे थे, जिससे जैसी बात बन जाए वैसे ही कर रहे थे ये। ठीक है, मतलब किसी से जैसे होते थे ना पहले के राजे रजवाड़े की, भाई राजा के बेटे ने अपने मतलब अपने बेटे की शादी जो है दूसरे राजा से कर दिया, अब इनके बीच में अलायंस होगी, एक दूसरे पे हमला ये नहीं करेंगे ना, क्योंकि अब ये रिलेटिव्स हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस से भी, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है तो फिर वहाँ पे वॉरफेयर जो उन्होंने स्टार्ट कर दो, और ऐसे वो एक दूसरे के टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। There was a burst in the development of art, architecture, literature and enriching cultural exchange. हालांकि वो सारी चीजें हो रही थी, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, एक दूसरे के साथ किंगडम से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है आपको आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में कल्चरल एक्सचेंज जो ये आपको मतलब बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो क्या है ये डेवलप हो रही थी, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब जो है बढ़ रही थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि प्रोमिनेंट डायनेस्टी कौन कौन सी थी। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी दो टाइप की डायनेस्टीज, एक कौन सी होगी, एक तो होगी जो आपकी डोमेस्टिक थी, डोमेस्टिक मतलब कि आपके विद इन सब कॉन्टिनेंट थी, है ना, विद इन वाली, कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उन्हीं में से कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो अपना अपना जो है किंगडम बना के बैठ गए थे। कुछ जो है आउटसाइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट भी आ गए थे, बाहर के लोग, इन्वेजन हमने बोला ना, इन्वेजन के लिए जो है यहाँ पे कोई था नहीं बैरियर, तो यहाँ से जो बाहर से जो लोग आए उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब उनमें भी कुछ लोग आए, है ना, आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट भी कुछ डायनेस्टीज आई। तो इसमें कौन थे, विद इन में कौन थे, विद इन में हमारे सुंगास थे, छेदीस थे, सातवाहनास थे और चोला चेरा पांड्या, ये आपके जो है साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये साउथ इंडिया की टेरिटरी है। और इंडो ग्रीक्स, शाकाज और कुशनाज, ये कौन थे, ये इन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया और यहाँ पे आके फिर जो है ये रूल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इन डायनेस्टी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज यही थे, इन्हीं के किंग्स रूलर बोल लो आप, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलें।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुंगाज के बारे में। तो सुंगा जो है, पुष्यमित्र सुंगा था जिसने जो है सुंग डायनेस्टी को जो है फाउंड किया था। इन्होंने जो है सुंग डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश की थी। और ये कहाँ पे थी? ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, हमने अभी देखा मैप के अंदर, है ना। अभी हमने मैप में देखा कि ये यहाँ पे थे, यहाँ पे हैं सुंघास, ठीक है। मोस्टली जो आपका बिहार, यूपी, झारखंड का कुछ जो पोर्शन है वहाँ पे सुंघास थे। ओके। और ये जो है अश्वमेधा यज्ञ जो है एक वैदिक रिचुअल जो है ये भी परफॉर्म करते थे। हमने बात की है ना राम, रामायण से जो राम जी हैं वो भी जो है अश्वमेधा, इसमें क्या होता है कि एक घोड़ा होता है ना, एक घोड़े को सजा के जो है और एक सिपाही को उस पे बिठा के जो है उसको खुला छोड़ दिया जाता है ना, कि भैया जहां तक वो जाएगा वहां तक हमारा साम्राज्य है, ठीक है। और जहां तक वो घोड़ा जाता है उस पर्टिकुलर किंग का साम्राज्य वो हो जाता है। किंगडम की बाउंड्री जो है ऐसे बढ़ती रहती है, टेरिटोरियल बाउंड्री। लेकिन जहां पे अगर किसी ने रोक दिया, यहाँ पे अगर इधर कोई किंगडम है उसने बोला कि नहीं भैया ये हमारी टेरिटरी है, आप इधर जो है नहीं आ सकते, तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हार गया तो ये सारा किंगडम इस वाले राजा का हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर जो भी लास्ट डिसीजन रहेगा, ठीक है, ये रिस्टोर कर लेगा अपनी टेरिटरी को। चले, उसके बाद जो प्रीवियस मौर्यन एम्पायर था ना, वो क्या करता है, ही केप्ट इट सेफ फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेडर, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्या था, पावरफुल एम्पायर था, है ना। मौर्य क्या था, एक एम्पायर था, तो उसके पास जो है इतनी पावर थी, आर्मी थी, कि वो जो है जो इन्वेडर्स होते थे उनको रोक लेते थे, है ना। तो लड़ाई में, वॉरफेयर में वो आगे रहते थे। लेकिन जो ये छोटे छोटे किंगडम जो बन गए थे, इनके पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज या आर्मी पावर नहीं था कि ये जो बाहर से आने वाले जो इन्वेडर्स हैं उनको रोक पाए, है ना। तो इन्होंने जो है अपने अपने से मतलब रखा, छोटे छोटे अपने आसपास के लोगों से लड़ते रहे ये, और जो बाहर से आने वाले लोग थे उनको रेजिस्टेंस जो है ये नहीं दे पाए। तो ये मतलब ऐसा कुछ था नहीं इनका, बाहर से लोग आए, उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। और कुछ लोगों से जो है इन्होंने इनिशियली मिलिट्री कैंपेन वगैरह हुई, इन्होंने जो है ट्राई किया रजिस्ट करने का, लेकिन फिर दोनों साइड से लगा कि भैया जो है फ्रेंडली रिलेशंस ही मेंटेन कर लेते हैं ना, क्योंकि दोनों का लॉस ही होता है, रिसोर्सेज का भी और पीपल का भी, है ना। सो इन्होंने क्या सोचा कि हम जो है फ्रेंडली रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखते हैं ग्रीक्स के साथ, ठीक है। लेकिन लाइक धीरे धीरे इनकी जो पावर है वो कम होती चली गई, क्योंकि रिसोर्सेज भी बट गए थे, है ना। अगर टेरिटरीज बट रही हैं तो रिसोर्सेज भी बट गए, तो धीरे धीरे जो है इनके रिसोर्सेज वगैरह भी कम हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो एम्पायर्स थे दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। और एक सेंचुरी, सुंग की बात करने ना, पुष्यमित्र सुंग जो थे उनके बाद सिर्फ एक ही सेंचुरी तक ये सब चला होगा, उसके बाद जो है डिमोलिश हो गया था उनका एम्पायर भी। ओके। ये आपको दिखा रखा है रामायण, हाँ रामायण में भी दिखा रखा है, किंग राम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा ओमेगा, 19 सेंचुरी पेंटिंग है ये, नेशनल म्यूजियम में ये लगी हुई है, ठीक है। ये देखो ये घोड़े को तिलक वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसको जो है फिर भेज दिया जाएगा, और जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक जो है इनका किंगडम की टेरिटरी हो जाएगी। अश्वमेध यज्ञ क्या है अब, ये जो है एक वैदिक रिचुअल है जो कि बहुत सारे जो रूलर्स हैं उन्होंने कंडक्ट की है टू डिक्लेयर देयर पोजीशन एज द किंग। और इस रिचुअल में जो है एक घोड़ा होता है उसको अकम्पनिंग किया जाता है एक सोल्जर के द्वारा, और उसको जो है वाज लेफ्ट टू वंडर फ्रीली। अब ये घोड़ा मूव करता रहेगा, जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां पर्टिकुलर राजा का जो है एक्सटेंशन होता रहेगा, और मतलब जहाँ भी अनचैलेंज्ड, अनचैलेंज्ड क्रॉस ये करता रहेगा किसी की भी टेरिटरी में। और अगर कोई इस घोड़े को रोक देता है कि नहीं भैया ये तो हमारी टेरिटरी है, तो वहाँ पे क्या होएगा, बैटल, ठीक है।
और इस बैटल में डिटरमाइन होएगी किसकी सुपरमेसी है, जो जीता वो टेरिटरी उसी की हो जाएगी। और संस्कृत जो है, इस एज की बात हम कर रहे हैं। संस्कृत जो है वो इमर्स्ड वन ऑफ द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर फिलोसफिकल एंड लिटरेरी वर्क। तो जितना भी फिलोसफिकल और लिटरेरी वर्क जो है किताबें लिखी गई, बाकी सब चीजें, तो उसमें जो संस्कृत लैंग्वेज जो है इमर्ज हो गई थी। इससे पहले हमने क्या देखा था, कौन सी लैंग्वेज चल रही थी हमारी, प्राकृत चल रही थी, प्राकृत लैंग्वेज चल रही थी, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, राइट। तो इस एज में आफ्टर 185 BCE जब सुंग डायनेस्टी आई, तो वहां पे हमने देखा कि संस्कृत भी एज ए लैंग्वेज जो है वो प्रेफर किए जाने लगे, ठीक है। और यही वो एक एज थी जहाँ पे योग योग सूत्र लिखा गया। किसने लिखा, पतंजलि ने। ये फैक्ट्स टू रिमेम्बर है, ठीक है। पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा था वो भी इसी फेज में लिखा था, ओके। और सुंगास जो थे वो क्या थे, वो लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर को जो है पैट्रनाइज करते थे, वो जो है इनको बढ़ावा देते थे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बहरुत स्तूपा है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर हमें एक बहरुत स्तूपा देखने को मिलता है। ये सुंगा आर्ट का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आप इसको मान सकते हैं। प्रोबेबली बोला जाता है कि बिल्ड तो इसको अशोका ने किया होगा, लेकिन सुंगा जो है उन्होंने जो है रेलिंग्स और रिलीफ जो है इसके आसपास लगवाए थे। और जो ये रिलीफ्स वगैरह हैं ये बुद्धा की जो लाइफ की स्टोरीज हैं उनको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे फैक्ट टू रिमेम्बर क्या है कि प्रोबेबली ये जो स्तूपा है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्ट किसने करवाया था, तो बिल्ट ये मोस्ट प्रोबेबली अशोका ने करवाया था, ठीक है। लेकिन इसका जो ब्यूटिफिकेशन करवाया था वो किसने करवाया था, सुंगा ने करवाया था, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि भैरव स्तूपा जो वो सुंगा ने बनवाया था, तो नहीं, लेकिन उसका जो है ब्यूटिफिकेशन किया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ आर्ट दिखा रखे हैं इन्होंने, ये क्या क्या चीजें हैं ये देख लीजिए आप। ये रेलिंग दिखा रखी है, ये जो है ये रेलिंग दिखा रखी है, भैरव स्तूपा की रेलिंग है ये, ठीक है। और इसके बाद जो है ये लक्ष्मी दिखा रखी है आपको, ये देखिए, ये आपको लक्ष्मी माँ जो है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, ये सिंगर्स, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर है, ठीक है। ये नृत्य कर रही हैं, गायिकाएं हैं। और इसके बाद ये क्या है, ये आपके एलिफेंट्स बना रखे हैं। ये व्हील ऑफ धर्मा भी हमने देखा है ना, कहाँ से चल रहा था, ये अशोका के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। किसका सिंबल है ये, बुद्धा ने दिया था, बुद्धा ने जो है धर्म की बात की थी, ओके। चलें, फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आर्ट आर्किटेक्चर सब बहुत अच्छे से चल रहा था यहाँ पे, लिटरेचर वगैरह। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा, सम आर्ट कंट्रीब्यूशन जो है सुंघा की तरफ से क्या था, एक ये आपको दिखने को मिलता है। ये कौन है, ये स्टैचू है, ग्रीक एक वॉरियर था कोई, उसका स्टैचू है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें, विमेन विथ चाइल्ड ये देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। ये उसी टाइम की, सुंघा के टाइम की जो है ये आपको देखने को मिल रही है। इनका दिखा रखा है आपको, वेशभूषा इनकी क्या होती थी, किस टाइप के कपड़े ये पहनते थे, है ना। और ये देखिए इसके ये हेड गियर पे आपको ध्यान देना है, ये बैंगल्स होती थी, ये ज्वेलरी वगैरह, ओके। ये कॉम्ब है, इस टाइप का कॉम्ब यूज करते थे वो। चलें, और ये भैरुत स्तूपा की जो हम बात कर रहे थे, उस पे जो है ये बनाई गई हैं। ये हम देखते हैं ना, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की मूर्तियां बनाई हुई हैं, तो ये भैरुत स्तूपा के ऊपर बनाई हुई मूर्तियां हैं। सातवाहना की अगर हम बात करें, सातवाहना जो है कुछ लिमिटेड एविडेंस के हिसाब से अगर हम देखने जाएं, तो सातवाहना जो सुंघा जो हैं उन्होंने वॉर्स, बहुत सारे वॉर जो हैं वो वेज किए थे, और अपने नेबरिंग रीजन्स में मोस्टली।
जिनमें से सातवाहनाज भी आते हैं। ठीक है, तो मतलब सातवाहना वर्सेस शुंगा जो है हुआ है। कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज एविडेंस से हमें पता लगता है। ठीक है, हु रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन फ्रॉम द 2nd century BC onwards टू द साउथ। हमने देखा था यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे शुंगास थे, यहाँ पे सातवाहनास थे। ठीक है, ये सातवाहनास थे आपके महाराष्ट्र के अंदर, सातवाहनास थे आपके कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ये वाला जो रीजन था यहाँ पे सातवाहनास थे। इनको हम जो है आंध्राज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? समटाइम्स इनको आंध्राज भी बोला जाता है, जो कि आज का प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये अलग अलग जो है अलग अलग टाइम पे जो इन्होंने अलग अलग कैपिटल्स के साथ अलग अलग जगह पे रूल किया है। ठीक है, और कैपिटल्स इनकी जो रही हैं वो पैथेन भी रही है, अमरावती भी रही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स जो इन्होंने अपने ये बनाते रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया की, आज का जो इंडिया है उसकी कैपिटल एक टाइम पे कैलकटा भी हो रखी थी, कैलकटा भी होती थी, है ना। कब होती थी ये आप मेरे को बताएंगे। और कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली जो है ये की गई थी, कब की गई थी? बताते तो हो नहीं तुम, बता देना पता हो तो। चलो मैं डेट बता देती हूँ, 1911 में हुई थी। ठीक है, कौन आया था यहाँ पे 1911 में? कौन यहाँ पे आया था जिसने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली जो है शिफ्ट करने पे मंजूरी दी थी? ठीक है, ये आप मेरे को बता दें। चलो, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई थी 1911 में, तो वो आप मेरे को बताएं। एक तो जो है 1905 में कुछ हुआ था, वैसे अभी तो आपको नहीं पता होगा। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम वाला देख रहा है तो इसको रिस्पॉन्ड कर देना, और 7th क्लास के बच्चे देख रहे हो तो बेटा पढ़ लो तुम तो। ये आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, अभी नहीं, ये मॉडर्न इंडिया में आएंगी आपके ना। ये जो हिस्सा है ये मॉडर्न इंडिया में आएगा। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हम एंशियंट पे हैं। ठीक है, एंशियंट है। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे मिडाइवल पे, उसके बाद आपका मॉडर्न आएगा। ठीक है, तो ये एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं अभी हम। चलो, उसके बाद सातवाहनाज ने जो है वो कॉइन्स भी इशू किए थे, जो आपको मोस्टली बहुत सारे रीजन्स में देखने को मिलेंगे, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया की वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट, ये है ना, ये आपकी वेस्टर्न कोस्ट होगी, मालाबार रीजन है यहाँ पे। ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट होगी, है ना। ये आपका यहाँ पे इंडियन ओशियन, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, है ना। चलो, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बहुत सारे जो हमारे कॉइन्स वगैरह हमें जो मिले हैं वो डिपिक्ट करते हैं शिप्स वगैरह को। ये देखिए, जैसे ये कॉइन है, इस पे क्या बना हुआ है? ये शिप बना हुआ है ऐसे, है ना, ये शिप बना हुआ है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि मैरीटाइम ट्रेड जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट था वो इकोनॉमिक लाइफ का। ठीक है, और नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी हमारी बेटर थी, और जो है शिप बिल्डिंग थी वो भी एडवांस लेवल पे जो है चलती थी उस टाइम पे। ठीक है, और एग्रीकल्चर भी हमारा जो फ्लरिश कर रहा था। कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा गोदावरी मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। ये देखिए, पहले जो है अशोका के टाइम पे ये होता था, मौर्य एम्पायर के टाइम पे ये होता था, है ना, इतना बड़ा होता था। लेकिन जैसे ही बृहद्रथ को मारा गया, मौर्य एम्पायर जो वो खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये छोटी छोटी डायनेस्टीज जो हैं ये बन गई थी। ठीक है, हम बात कर रहे, देखो ये था सातवाहनाज का, यहाँ पे सातवाहनाज जो है ये रूल करते थे। ठीक है, और इनका एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। ये देखें, ये आपको रिवर दिख रही है, एक ये और ये है ना, ये रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपकी क्या है? ये गोदावरी रिवर है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये आपकी कृष्णा रिवर है। तो यहाँ पे मोस्टली तो ये यहीं से जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या है? फर्टाइल लैंड होगी, फर्टाइल होएगी, है ना। फर्टाइल है तो क्या है? अच्छा एग्रीकल्चर होगा, सरप्लस में होएगा। ठीक है, चलो,
तो जो सातवाहना जो है वो एक्टिव ट्रेड में जो है, एक्टिव ट्रेड नेटवर्क्स उनके पास थे। रोमन एम्पायर इनफैक्ट एज फार एज द रोमन एम्पायर तक जो है वो ट्रेड करते थे, जिसमें वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या करते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड, लग्जरी आइटम्स जैसे कि गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स थी या आइवरी वगैरह थी। तो इन सब को तो हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है फैक्ट टू रिमेंबर कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड वगैरह, गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स थे, आइवरी थी, हम क्या करते थे, ये हम एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन ग्लास और परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम्ड ऑइंटमेंट जो है वो तो हम क्या करते थे, वो हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, और टोल टैक्स वगैरह भी लिया जाता था ट्रेड पे, है ना। रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स था किंगडम्स के लिए। तो ऐसे ये एक आपको बिल्डिंग दिख रही होगी यहाँ पे, इसको नाणे घाट केव बोल देते हैं। नाणे घाट केव पुणे में है, ये महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है एक बहुत मेजर ट्रेड रूट पे जो है लोकेटेड है, और इसको जो है यूज किया जाता था टोल्स एंड टैक्सेस के लिए, और ये एक रेस्टिंग हाउस टाइप से था, है ना। क्या था ये, एक रेस्टिंग प्लेस था ट्रेडर्स के लिए। ओके, यहाँ पे लोग रुकते थे और यहीं पे जो है उनसे क्या टैक्स वगैरह जो वो लिया जाता था, ट्रेड पे टैक्स। जैसे अभी हमारे यहाँ पे लेते हैं ना, पोर्ट वगैरह पे जब आते हैं कोई, तो वहीं पे होते हैं ना एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह, टैक्स लेते हैं वो, आपको इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह देनी होती है वो सब। अब सातवाहना के अंडर हम जो है अपनी लाइफ देख लेते हैं कैसे कुछ होती है। तो प्रिंसेस जो ना थे, उनके नाम जो है उनकी मदर्स के नाम पे रखे जाते थे। मतलब जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये एक एग्जाम्पल जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या दिखाता है कि उस टाइम पे जो है औरतों की जो सातवाहना में, एटलीस्ट सातवाहना में जो विमेन है उनको इतनी रिस्पेक्ट थी कि उनके बेटों का नाम जो है माताओं के नाम से जो है, उनकी माँ के नाम के पीछे जो है लिखा जाता था। गौतमी पुत्र, और इनकी माँ का नाम क्या था, गौतमी बालाश्री। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है, ये किन के बेटे थे, गौतमी बालश्री के। ठीक है, तो इनकी माँ गौतमी के नाम पे इनका नाम जो है रखा गया था। ये एक बहुत पावरफुल क्वीन थी, कौन, सतकर्णी, बालाश्री जो है। और वो जो है हमें देखने को मिलता है कि बहुत पावरफुल क्वीन थी, और वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे उनको जो है लैंड वगैरह जो है वो क्या करती थी, डोनेट करती थी। और हमें एक इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है जो कि नासिक के अंदर है, और उस इंस्क्रिप्शन में जो है इस जो किंगडम है इसके बारे में हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको कॉइन्स दिखा रखे हैं, उस टाइम के कॉइन्स दिखा रखे हैं। चलो, इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो नाने घाट के जो हमने अभी देखी थी, जहाँ पे बोला बताया था मैंने कि टैक्स लिया जाता था, वो वो वहाँ पे भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलती हैं। और फोकस ऑन सातवाना विडो क्वीन रिमार्केबली परफॉर्म सेवरल, हम वहाँ पे भी एक क्वीन रहती थी, शी वॉज विडो। और वो भी जो है उसके भी एविडेंस है कि वो वैदिक रिचुअल्स को जो है वो फॉलो करती थी, परफॉर्म करती थी। और अश्वमेधा जो हमने देखा था कि पुष्यमित्र शुंगा भी जो है वो परफॉर्म करता था, तो ये जो क्वीन है ये भी करती थी। ओके, इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड वैदिक गॉड, और ये जो इंस्क्रिप्शन है नाने घाट केव में जो हमने देखी, तो यहाँ पे बहुत सारे वैदिक गॉड्स का नाम लिया गया है, इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, इनके नाम हमें जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे दान के बारे में वहाँ पे लिखा गया, डोनेशंस के बारे में, जैसे लैंड, काउज, हॉर्सेस, एलिफेंट, सिल्वर कॉइन्स और अदर आइटम, जैसे प्रीस्ट को या गेस्ट को या वर्कर्स को, स्कॉलर्स को, मॉन्क्स को, बहुत सारा क्या है दान के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो, इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना, ये तभी से चलता हुआ हमने देखा था कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस जो उसने लिखवाई थी वो भी क्या थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें कुछ सिंबल्स या नंबर्स भी देखने को मिले हैं।
one of many evidences showing that modern numerals ultimately originated in India. तो जो ये सिंबल्स जो हैं ये भी हमें उस इंस्क्रिप्शन नाने घाट इंस्क्रिप्शन नाने घाट के जो थी वहां पे ये जो हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये आपको लग रहा है कि इनको आप जानते हैं, कुछ को तो जानते ही होंगे, है ना। ये जैसे ये माइनस का साइन है, ये इज इक्वल टू का साइन है, तो ये जो है ये बोल रहे हैं कि ये हमें वहां देखने को मिले हैं। तो ये वन ऑफ द एविडेंस है कि भैया ये जो मॉडर्न न्यूमेरल्स है ना, ये हमारे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं ना, कहीं वेस्टर्न वहां से नहीं लिए हैं, ये हमारा खुद का ज्ञान है। चले, द सातवानाज वर डिवोट फॉलोवर्स ऑफ वासुदेवा। तो सातवाना जो है भगवान के तौर पे किसको मानते थे? वासुदेवा। वासुदेवा मतलब कृष्णा का ही दूसरा नाम है वासुदेव, है ना। और वैसे वे और दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट थे उनको भी जो है रिस्पेक्ट देते थे, जैसे कि सातवाना किंग ऑफन ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल लैंड किसको? वैदिक स्कॉलर्स को, या फिर जैनास को, या बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, हेल्पिंग देम परस्यू देयर स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस। तो लैंड फ्री, टैक्स फ्री लैंड जो है ये इनको दे देते थे रहने के लिए, ठीक है। और इनफैक्ट ये भी होता था कि इनको जो है एग्रीकल्चर के लिए भी टैक्स फ्री लैंड जो है वो दे दी जाती थी, ताकि ये जो है इजीली वहाँ पे अपना जो है इनको पढ़ाई करनी है, इनको रहना है, अपना जो क्या है रिलीजन है या सेक्ट है उसके बारे में अगर इनको प्रोफेस करना है, प्रोपोगेट करना, कुछ भी है, प्रैक्टिस करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रह के कर पाए, ठीक है। ये आपको कार्ला केव दिखा रखे हैं लोनावला में, महाराष्ट्र के अंदर। और ये क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो है ये केव्स बनाई गई थी। आपको ये मैग्निफिसेंट जो पिलर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। और एक रेप्लिका दिखाई दे रहा होगा, स्तूपा की रेप्लिका है ये, है ना। स्तूपाज हमने देखे थे ना कि बुद्धाज के जो रिमेन्स जो बच जाते थे उनसे हमारे स्तूपा बने हुए हैं। सांची का देखा था हमने, है ना। और आपको भैरूत में भी देखने को मिला था, आपको रामग्राम नेपाल में भी देखने को मिला था स्तूपा, है ना। तो यहाँ पे एक रेप्लिका बना रखा उसका, क्योंकि ये क्या है? बुद्ध धर्म से है ना, तो रिमेन्स पे ना से रेप्लिका इसका बना दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है एक यक्ष का जो है स्टैचू भी हमें देखने को मिलता है। इसको हम माइनर डाइटी मानते हैं ना। आज भी अगर आप पूजा वगैरह करते हो, कथा करते हो, तो उसमें देखते हो ना यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बैताल, ये सब इनका जिक्र आपको कहानियों में, कथाओं में देखने को मिलता है। तो ये जो है ये एक यक्ष जो है वो दिखा रखा है, ठीक है। ये भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये कहाँ पे है? और पित्तलखोरा केव्स में है ये, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र के अंदर है और सातवाहना के टाइम पे ही जो इसको कार्व्ड आउट किया गया था, बनाया गया था। ये फैक्ट टू रिमेम्बर हो जाता है बॉक्स में। यक्ष जो है वो पित्तलखोरा से है, इंस्क्रिप्शन जो है इसके हाथ पे लिखी हुई है। और किसने? कहना दास ने जो है, मतलब इसके हाथ पे जो लिखा हुआ ये है कहना दास, एक गोल्ड स्मिथ जो है उसने इसको बनाया था। तो ये क्या बोल रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग है कि एक गोल्ड स्मिथ जो है वो भी एक स्कल्पचर मेड ऑफ स्टोन जो है उसको क्राफ्ट कर सकता है ना, उसको भी क्राफ्टिंग आती थी। गोल्ड स्मिथ को जो है क्राफ्टिंग भी आती थी। तो आपको ये बोल रहा है कि ये देखो गोल्ड स्मिथ ने एक स्टोन का स्टैचू बनाया, तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है? उस टाइम के जो लोग थे उनका प्रोफेशन किस टाइप का होता था। तो उस टाइम की सोसाइटी जो है वो क्या थी, हम जनरलाइज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। आज की मॉडर्न सोसाइटी और पास्ट सोसाइटी में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो जनरलाइज्ड थी। हर कोई अपना काम, हर कोई काम कर सकता था, हर किसी को हर काम आता था। आज क्या है, हम स्पेशलिस्ट बनते हैं ना, एक्सपर्ट बनते हैं हम एक चीज में, है ना। तो इसमें क्या है, डिपेंडेंसी ज्यादा है। उस टाइम पे डिपेंडेंसी क्या थी? कम थी। ये आपका एक सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है। सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि आज का जो हमारा बॉन्डिंग है, डिपेंडेंसी है, तो ये ऑर्गेनिक है ना। पहले जो सोसाइटीज थी वहां पे क्या था, वहां पे जो है सबको सब आता था, जनरलाइज था। एक गोल्ड स्मिथ जो है स्टैचू भी बना पा रहा है, वो अपना
लकड़ी का काम भी खुद कर लेता, वो अपना कपड़ा भी खुद कर लेता है ना। गांधी जी के टाइम पे हमने देखा था ना, लोग खुद से खादी के कपड़े बना बना के खुद पहन रहे थे, है ना, स्वदेशी में सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो ये क्या थी, जनरलाइज सोसाइटी थे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए मैकेनिकल जो है रिलेशनशिप थे, क्या थे, मैकेनिकल, कि इनको जरूरत नहीं थी बहुत ज्यादा एक दूसरे की, लेकिन फिर भी ये जो है साथ में आके रहते थे। ओके, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, फिर आगे हायर क्लासेस में हम इस कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड सेंचुरी सी की, सातवाहन एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अब जो ये सातवाहना था, थर्ड सेंचुरी आते आते जो है ये भी, थर्ड सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, है ना, मतलब थर्ड सेंचुरी मतलब 201 से लेके 300, ये ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, ये ईयर्स, 100 साल का एक सेंचुरी होता है ना। तो जैसे अभी हमारी कौन सी 21st सेंचुरी चल रही है ना, 21st सेंचुरी, तो हम कौन सी थर्ड सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ओके, चलो, तो रीजंस इसके क्या रहे होंगे, वीक सेंट्रल कंट्रोल हो गया था, ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो गया था, लड़ाई में बिजी थे वो, रिसोर्सेज ज़्यादा थे नहीं, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो गया। और जो रीजनल पावर हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा या थोड़े बहुत भी लोग हैं, वो क्या करते थे, वो अपना न्यू किंगडम जो है एस्टेब्लिश कर लेते थे, डोमिनेंस जो है वो अपनी रीअसर्ट कर लेते थे, ठीक है। चलो, आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम, चलो ठीक है, छेदीज और देख लेते हैं, उसके बाद साउथ वाला कल देखेंगे, ठीक है। चलो, छेदीज कौन थे, आपने देखा होगा कलिंगा वॉर, है ना, यहाँ उड़ीसा में, यहाँ पे हुआ था कलिंगा वॉर। तो Mauryan Empire, Kalinga rose as a prominent power under the kings of छेदी। तो जब छेदी जो है एक जगह है यहीं पे, तो वहां से जो है कुछ लोग जो है पावरफुल हुए, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज आ गए, तो उसके बाद जो है ये भी फ्लरिश कर गया, कलिंगा भी जो है वो फ्लरिश कर गया। खारवेला नाम का एक रूलर था, ठीक है। छेदी क्या है, डायनेस्टी है, छेदी क्या है, डायनेस्टी है, मतलब सरनेम है ना, जैसे मौर्य एक सरनेम था, अशोक का भी मौर्य डायनेस्टी से था, है ना। तो छेदी डायनेस्टी का एक बहुत ही इम्पोनेंट प्रोमिनेंट अगर हम बोले तो खारवेला करके किंग होता था, ठीक है, मेन रूलर्स में से एक है। और वो किसका फॉलोवर था, वो जैन टीचिंग्स का फॉलोवर था, है ना, मतलब बहुत सारे धर्म थे वहाँ पे, हिंदुइज्म भी चल रहा था, जैन बुद्धिज्म ये भी आ गए थे, है ना, तो अलग अलग सबका बिलीफ था। तो जैसे अशोका ने क्या बुद्धिज्म अपना लिया था, तो खारवेला ने क्या जैनिज्म में ज्यादा उसने जो है ही वॉज द डिवोटेड फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। और इसको हम भिक्षु राजा भी बोलते हैं, मॉन्क किंग, है ना। क्यों, क्योंकि ये वैसे तो ये हर ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स का जो है रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ज्यादा जो है ये जैन धर्म को मानता था। और इसने उदयगिरी खंडगिरी में जो है केव्स भी बनवाई हैं भुवनेश्वरी के अंदर, ठीक है, किसके लिए, जैन मॉन्क्स के अंदर। अगर आपको याद हो, भावेशा और ध्रुव जब गए थे, उन्होंने लैंड किया था, तो वहां पे जो है उन्होंने इरा से पूछा था कि वो दूर जो है एक ओपनिंग सी नजर आ रही है वो क्या है, तो इरा ने बताया था कि हमारा जो किंग है वो क्या करा रहा है, केव बनवा रहा है, किसके लिए, मॉन्क के लिए, है ना, ये देखा था हमने लास्ट वाले चैप्टर में। तो ऐसे ही केव बनवाते थे, ओके, कि जो मॉन्क्स के लिए, जो कि हमारी सोसाइटी का द वेरी पार्ट नहीं होता, मेन स्ट्रीम में वो नहीं रहते हैं ना, दूर पहाड़ों पे जाके वो रहते हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए, पहाड़ों पे उनका मतलब जो है दर दर ना भटकना पड़े, तो उसके लिए ये पहाड़ों में उनके लिए केव्स वगैरह बनवा देते थे, ठीक है, जहाँ पे वो अपना जो धर्म है वो प्रैक्टिस कर पाए। और आपको बहुत जो है क्राफ्टमैनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगी, नोटेबल एग्जांपल्स आपको रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। रॉक कट आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, एक तो हम क्या करते हैं कि भैया मिट्टी ली और उससे एक जो है स्टैचू या कुछ भी बना दिया, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों में ही जो है ये आर्किटेक्चर बनाया गया है, उनको काट काट के, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहाड़ों में ही है, ये अलग से बना के यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं, पहाड़ों को काट काट के ही ये शेप दी गई है, ठीक है। तो ये है उदयगिरी, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये आपको उदयगिरी केव देखने को मिल रही है भुवनेश्वर में। और
ये जो क्या है, ये आपको हाथी गुफा दिखाई गई है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस दीवार पे, है ना। तो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। और ये उदयगिरी केव है, ठीक है, जो कि जैन मॉन्क्स के लिए बनवाई गई है और खारवेला किंग ने बनवाई थी ये। और फिर क्या है, ये जो है ये रामायण से कुछ सीन दिखा रखे हैं यहाँ पे। किससे? रामायण। रामायण महाभारत हम देखते हैं ना, तो ये जो है रामायण के कुछ सीन यहाँ पे पिक्चराइज किए गए हैं केव्स की दीवारों के ऊपर, ठीक है। हाथी गुफा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ये जो स्क्रिप्ट जो ये लिखी हुई है, ये लैंग्वेज कौन सी है? ये ब्राह्मी है, ठीक है। और खारवेलाज की अकम्पलिशमेंट में से जो है, जो भी मेन मेन चीजें थी, जैसे मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह थी, या लोगों के वो मतलब वेलफेयर के लिए उन्होंने कोई काम किया था, तो वो सब इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हर राजा अपने लिए लिखवाता है ना, कोर्ट में स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए लिखने के लिए, है ना। ऑथर, कोर्ट कोर्ट पोइट सुने होंगे आपने, जो राजा को ही जो है पोएम सुनाता रहता था राजा के गुणगान में, या ऑथर जो होते थे, जो आप देखते हैं कि कहानियां सुनाते हैं राजा की गाथाएं, कि वो एक वहां पे युद्ध हुआ था, उसमें हमारे राजा ने ऐसे जो है, आप देखेंगे। और हरि सेन वगैरह आगे आएंगे, उनके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो कोर्ट पोइट वगैरह होते थे। और यहाँ पे भी जो है खारवेला जो है, खारवेला जो किंग था एक बहुत इंपॉर्टेंट छेदी का, तो उसके अकम्पलिशमेंट के बारे में जो है इसमें लिखवाया गया था, क्योंकि उसने जो है ये केव जो है बनवाई थी, तो उन्हीं की विक्ट्रीज के बारे में लिखवाया गया था, उन्हीं के दान धर्म के बारे में लिखवाया गया था, ठीक है। और वो बहुत प्राउडली डिक्लेयर करता है खारवेला कि उसकी जो काउंसिल ऑफ सेजेस है, जो उसने जो क्रिएट की हुई है, 100 रीजन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्च्यू रिस्पेक्ट ऑफ एवरी सेक्ट, तो वो लिखता है वहाँ पे, है ना, कि भैया हम हर धर्म को मानते हैं, और सब धर्म का हम स्कूल ऑफ थॉट्स का इक्वली हम रिस्पेक्ट करते हैं। और बहुत सारे टेम्पल, इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं जैन का फॉलोवर हूँ तो मैं सिर्फ जैन के लिए केव्स या बना रहा हूँ, मॉन्क का ध्यान रख रहा हूँ। मैंने बहुत सारे टेम्पल जो हैं वो भी रिपेयर करवाए हैं, तो ये सब चीज़ें वो है जो उदयगिरी केव है वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और ये क्या दिखाता है? फंडामेंटल पार्ट ऑफ व्हाट वी मे कॉल इंडियन इथोस, कि क्या क्या बोल रहे हैं कि इंडियन इथोस क्या है, कि हम जो है कट्टर नहीं होते हैं ना, हम हर धर्म की, हर स्कूल ऑफ थॉट की जो है क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है जी, तो यहाँ खत्म करते हैं ये वाला चैप्टर। बाकी का जो है किंगडम एंड लाइफ इन साउथ, ये जो हमने बात की थी कि 3 प्रोमिनेंट थे, चेरा, चोला और पांडा, ये साउथ के अंदर थे यहाँ पे, तो ये हम कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।